हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेंद्र और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। समझे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तो क्या देखने वाले हैं वीवीयू जो क्या आता है एमडीसी पेपर और ये सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 और ये सेमेस्टर 3 ये तीनों सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है इस सीरीज के माध्यम से। करीब एक दो लेक्चर पहले ही सेशन करवा दिया गया है, तो अगर उन सारे लेक्चर को अगर आप नहीं देखें अभी तक तो जरूर से जरूर प्रयास करें कि उस सारे के सारे लेक्चर को आप देख लीजिए जितना भी करवाया जाता है। अगर उतना लेक्चर को आप अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो समझे उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, समझे ना। और एमडीसी में भी देखेंगे तो एमडीसी में भी कौन सा सब्जेक्ट को देखने वाले हैं तो हिस्ट्री आने की इतिहास। इस पेपर से फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको इस सीरीज के माध्यम से बतलाया जा रहा है। अगर आप पुराना सीरीज को भी देखना चाहते हैं या फिर आने वाले सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहां पे प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे प्ले लिस्ट लिंक पर आप क्लिक कीजिए, सारा का सारा आपको सीरीज वहां पे दिखाई देने लगेगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दूं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितनी भी सारी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सबसे पहले आप तक पहुंचे, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हर एक सीरीज में एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, करीब आपका 20 से लेकर 25 क्वेश्चन करवाया जाएगा, समझे ना। अगर आपका इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा, आप दिमाग में रखिएगा, सारा का सारा समझे को आपको समझा कर बताया जाएगा। इसी वजह से एक वीडियो में आपका एक ही क्वेश्चन करवाया जा रहा है, 20 से 25 क्वेश्चन करवाया जाएगा, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो 1857 ईस्वी में विद्रोह के स्वरूपों की विवेचना करें। यानी कि क्या बोला जा रहा है, जो 1857 के जो क्रांति हुआ था या फिर विद्रोह हुआ था उसके स्वरूपों का विवेचना हमको कर बतलाना है, विवेचना यानी कि विस्तार कर बतलाना है। तो चलिए देखिए, और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह से यहाँ पॉइंट बना कर लिखा गया ना आंसर, उसी प्रकार से आप लोग भी एग्जाम में लिखने का प्रयास कीजिएगा, समझे। आपको अगर पॉइंट बना कर लिखते हैं तो समझिएगा आपको फुल नंबर देने की संभावना बन जाती है। तो देखिए यहाँ से उत्तर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे किस तरह से लिखेंगे, तो पहले नंबर ये आ जाता है परिचय आ जाता है, इंट्रोडक्शन। इसमें हम लिखेंगे 1857 ईस्वी में विद्रोह का स्वरूप बहुआगामी था, जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तत्व शामिल थे। विद्रोह के फलस्वरूप ही विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं में की जा सकती है। यानी कि देखिए यहाँ पे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे कारण थे, जो कि कौन कौन से कारण थे, तो सामाजिक भी कारण था, आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, सांस्कृतिक कारण था। तो बहुत सारे ऐसे तत्व शामिल थे। इन तत्वों के कारण ही 1857 का जो क्रांति विद्रोह था वो समझिए कि रुख लिया था। रुख मतलब समझिए कि उसका उद्गार हुआ था इसी कारण के माध्यम से। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखते हैं, समझे। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए यहाँ पे पॉइंट बना कर लिखा गया है, तो आप लोग पॉइंट बना कर ही लिखिएगा। तो राष्ट्रव्यापी विद्रोह में हम देखेंगे इस पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग, तो 1857 का विद्रोह केवल एक स्थान या क्षेत्र विद्रोह नहीं था, बल्कि यह पूरे भारत में फैला गया था, मतलब फैल गया था। हालांकि यह मुख्यतः उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में केंद्रित था, लेकिन इसकी गूंज बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ही सुनाई दी। यानी कि जो 1857 का जो क्रांति है वह एक स्थानीय विद्रोह नहीं था, समझे ना, एक क्षेत्रीय विद्रोह नहीं था कि छोटे पैमाने पर मतलब कि किया गया विद्रोह, बल्कि ये पूरे भारत में फैला हुआ था, मतलब समझे ना, पूरा भारत में फैला हुआ विद्रोह था। और इसका इसका मुख्य क्षेत्र था, समझे कि जो केंद्रित था वहां पे ज्यादा, समझे कि इसका विद्रोह देखने को मिला। तो कौन कौन से इलाके में देखने को मिला, तो बंगाल में मिला, बिहार में मिला, उड़ीसा में मिला, पंजाब में मिला, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हमको मतलब दिखाई दी, समझे ना, मतलब सुनाई दी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 2। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, सामाजिक आधार। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसमें देखिए क्या लिखेंगे, तो विद्रोह के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भागीदारी देखी गई। यानी कि जो विद्रोह हुआ था उसमें कई सारे वर्गों को मतलब इसमें मतलब कि भागीदारी करने का मतलब है वो भी शामिल थे, अनेक समाज के लोग, अनेक वर्गों के लोग भी इस विद्रोह में शामिल थे। अब चलिए नेक्स्ट इसी पॉइंट में हम देखेंगे, क्या देखेंगे,
तो राजघराने और सामंत, राजघराने और सामंत, अनेक राजघराने और स्थानीय शासक विद्रोह में शामिल हुए थे। यानी कि बहुत सारे ऐसे राजघराने थे और बहुत सारे स्थानीय शासक थे जो कि इस विद्रोह में शामिल हुए थे। जैसे कि कौन कौन थे, तो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर के नाना साहब और अवध के बेगम इजरत महल। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेम आ जाता है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई भी शामिल हुए थे 1857 की क्रांति में, और कानपुर का नाना साहब, कानपुर के नाना साहब भी शामिल हुए थे। और दूसरा बात है कि अवध के बेगम हजरत महल भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जिसमें आता है किसान और मजदूर। किसान और मजदूर में कौन कौन थे, तो विद्रोह में किसानों और मजदूरों की महत्वपूर्ण भागीदारी थी, जो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों से परेशान थे। अब देखिए किसान और मजदूर भी इस विद्रोह में शामिल थे। क्यों शामिल हुए थे, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार था उस पर बहुत ही अधिक मात्रा, मतलब कि बहुत ही अधिक शोषण करता था गरीब लोगों पे, किसानों पे, समझे ना। उसको किसानों पर किस प्रकार से शोषण किया जाता था, तो देखते होंगे कि आप लोग शायद अगर हिस्ट्री थोड़ा मोड़ा भी पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि जो बाहर से आ गया था ना ब्रिटिश सरकार, जो बाहर से आया था ब्रिटिश से, तो भारत के किसानों पर उसमें मतलब कि दबाव में काम करवाते थे मजदूरों से। और दूसरा बात है किसानों से मतलब कि जबरन कर वसूला जाता था। अगर आपका फल हुआ मतलब कि फसल अगर अच्छा उपज हुआ उसके बाद भी देना पड़ता, या फिर उपज हो या फिर ना हो, आपको कर देना ही देना था, समझे ना। तो इस पर समझे बहुत ही दबाव दिया जाता था किसानों और मजदूरों पर। तो इस कारण से भी इस विद्रोह में मजदूर और किसान भी शामिल हो गए थे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है सैनिक। विद्रोह की शुरुआत भारतीय सैनिक द्वारा की गई, जो ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे और उसके प्रति हो रहे भेदभाव भी यह संतुष्ट थे। यानी कि देखिए सैनिक के अगर हम बारे में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो कि मतलब कि भारत के ही सैनिक थे, मतलब कि भारत के ही लोग थे जो कि ब्रिटिश के सैनिक में शामिल हुए थे, समझे ना। ब्रिटिश के सैनिक के कार्य पर कार्यरत थे। लेकिन उसमें क्या किया जाता था, तो भारतीय सैनिक और जो ब्रिटिश सैनिक थे, ब्रिटिश के जो लोग सैनिक थे, उन दोनों में भेदभाव किया जाता था। किस आधार पर किया जाता था, तो देखिएगा उसका वेतन भी कम मिलता था, मतलब कि वेतन भी नामात्र कम मिलता था भारत के लोगों को। और दूसरा बात है कि उन भारत के लोगों को भत्ता वगैरह भी, जैसे समझिए कि रूम रेंट वगैरह, जो भत्ता कहने का मतलब कि जो वेतन के अलावा कोई भी अलाउंस दिया जाए ना, पैसा दिया जाए, उसको कहते हैं भत्ता, समझे ना, पेंशन वगैरह। तो ये सारे चीज भारतीय लोगों को नहीं दिया जाता था। तो इस कारण से भी सैनिकों के अंदर विद्रोह फैला था। और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं सैनिकों के रिलेटेड में। तो चलिए इस पॉइंट में हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट में सैन्य स्वरूप इसमें देखेंगे। तो देखिए क्या इसमें क्या लिखेंगे, विद्रोह का प्रारंभ सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ। यानी कि जो इस विद्रोह था 1857 का विद्रोह, इसमें प्रारंभ में समझिए कि एक मतलब मुख्य रूप से माना जाए तो सैन्य विद्रोह ही इसका जो मतलब कि नींव रखा था, जिसने जल्द ही यह आम जनता के बीच में फैल गया। यानी कि सैन्य विद्रोह इसका मुख्य रूप से इस विद्रोह को फैलाने का काम किया था सैन्य लोगों ने ही। लेकिन बहुत ही जल्दी इसको समझिए कि आम लोग भी, जो वहाँ के मतलब भारत के जो रहने वाले थे लोग, जनता थे, किसान थे, जमींदार थे, समझे, बहुत सारे राजा लोग थे, राजघरानों थे, ये सभी लोगों के बीच में ये फैल गया था बहुत ही जल्दी मात्रा, मतलब बहुत ही जल्दी, कम ही समय में। तो देखिए नेक्स्ट में देखेंगे तो भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज उत्तराधिकारियों के खिलाफ हथियार उठाए। यानी कि जो भारतीय सैनिक थे वो क्या किए, भारतीय सैनिक थे जो कि अंग्रेजों के आला अधिकार थे, यानी कि कहने के मतलब कि जो बड़े बड़े अफसर थे उनके अधिकार, यानी कि उनके खिलाफ में वो भी हथियार उठा लेते भारत के सैनिक। भले ही वो भारत के लोग ही सैनिक थे, लेकिन वो किसके अंडर में काम करते थे, तो ब्रिटिश के अंडर में ही काम करते थे, समझे ना। तो ऐसा मत समझिए कि भारत का अलग सैनिक था, ब्रिटिश के ही खाली भारत के लोग थे, लेकिन ब्रिटिश के सैनिक में ही कार्यरत थे। लेकिन क्या किए, तो भारत के सैनिकों के साथ समझिए कि भारत के लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा अभद्र व्यवहार किया गया, उसके प्रति शोषण किया गया। तो ये लोग समझिए कि विद्रोह करने लगे कि नहीं से हमको भी जिस प्रकार का फैसिलिटी एक ब्रिटिश सैनिक को भी दिया जाता है, उसी प्रकार का फैसिलिटी हमें भी दिया जाए। लेकिन इनको नहीं दिया जाता था। और कुछ बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, तो उसको भी हम लोग इस सेशन में देखेंगे। स्थानीय लोगों ने इसका साथ दिया, जो सैनिक थे, भारतीय सैनिकों को स्थानीय लोगों ने भी साथ दिया, यानी कि सहयोग किया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है धार्मिक और सांस्कृतिक तत्व। इसमें देखेंगे कि विद्रोह में धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों के ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीयों ने इस धर्म और संस्कृति की रक्षा के संघर्ष के रूप में देखा। ब्रिटिश सरकार द्वारा
हस्तक्षेप और सुधारों को भारतीय समाज ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरे के रूप में देखा। यानी कि क्या किया, तो धार्मिक और सांस्कृतिक तत्व में अगर हम इसको आसानी भाषा में अगर समझा जाए तो इस विद्रोह का एक और कारण बन जाता है कि जैसे हिंदू था और मुस्लिम था, तो इस सब के धर्म के प्रति ना मतलब कि बहुत ही ज्यादा इस सबको धर्म को मतलब जो हिंदू थे मुस्लिम थे उनको बहुत ही ज्यादा शोषण किया जाता था। एक धर्म के प्रति उन सब का जो एथी था, क्या चीज कहते हैं, फेस्टिवल हो जाए या फिर कोई भी प्रकार का उस सबका जो उत्सव होता था उस पर बहुत ही ज्यादा शोषण किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और प्रयास किया जाता था कि इस सबका धर्म परिवर्तन कर कर ईसाई धर्म में परिवर्तन कर दिया जाए, समझे, ईसाई धर्म में परिवर्तन कर दिया जाए ताकि और बहुत सारे ऐसे भी हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे जो कि इनके दबाव में आकर अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिए थे। तो बहुत सारे जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने सोचा कि ये समझिए कि हमारे धर्म के ऊपर भी खतरा बने हुए जा रहे हैं ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश के सैनिकों, समझे ना, हमारे धर्म के ऊपर संस्कृति के ऊपर खतरा बने जा रहे हैं। तो ये खतरा को भी पहचान लिए, इसके कारण से भी ये धार्मिक और सांस्कृतिक तत्व भी एक पॉइंट बन जाता है इंपॉर्टेंट, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव, इसके बारे में देखेंगे तो विद्रोह का कोई केंद्रीकृत और सर्वमान्य नेतृत्व नहीं था। यानी के कहने का मतलब कि जो ये विद्रोह था इसका कोई एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं था। समझे, जैसे कि कोई भी अगर विद्रोह होता है और उसका एक नेतृत्व करने वाला, कोई उसको सहयोग करने वाला, सारा मतलब एक एकजुट होकर अगर कोई कार्य करता है ना, कोई विद्रोह करता है या फिर कोई कार्य करता है तो समझिए कि उसमें उद्देश्य, जितनी भी उसका उद्देश्य है वो सारा का सारा वो पा लिया जाता है। लेकिन बहुत सारे देखिएगा तो 1857 के क्रांति में कोई एक सर्वमान्य नेतृत्व करने वाला नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नेता उभरे जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और बख्त खान आदि प्रमुख थे। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे आप अभी देखिएगा, अभी नॉर्मल आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एक हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं कि जैसे एक हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, चतरा हो गया, प्लस में समझे कि आप 3-4 जिले को देखिए तो सभी के जिले के जगह पर है ना, मतलब अलग अलग अपने अपने आप को राजा मतलब कि मानने लगे कि हम इस, जैसे चतरा जिला है तो चतरा जिला का नेतृत्व हम करेंगे, हजारीबाग का जिला तो हजारीबाग का नेतृत्व हम करेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग समझिए कि नेता उभरने लगे अलग अलग क्षेत्रों से, समझे ना। उसी में से जिसमें से प्रमुख नाम आता है तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, नाना साहब का नाम आता है, तात्या टोपे का नाम आता है, बेगम हजरत महल का नाम आता है, बख्त खान आदि वगैरह प्रमुख नेता देखे जाते हैं, समझे ना। यह विद्रोह के एकीकृत रूप को कमजोर करता है। इस कारण से समझिए, देखिए यहाँ पे सभी जगह का अलग अलग नेता था, समझिए कि बहुत सारे नेताओं में आपस में समझिए कि संबंध अच्छा नहीं रहने के कारण से भी समझिए कि एकीकृत नहीं हो पाया, एकता नहीं हो पाया। इस कारण से भी यह विद्रोह जो कि था कमजोर पड़ने लगा था, समझे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर आता है 8, पॉइंट नंबर 6 में देखिए दिया हुआ है क्रूरता और हिंसा। इस पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, तो विद्रोह के दौरान दोनों पक्षों जैसे में कौन कौन था, तो ब्रिटिश और विद्रोहियों द्वारा भारी क्रूरता और हिंसा का प्रदर्शन किया गया। विद्रोहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों और उनके समर्थकों पर आक्रमण किया, जबकि ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को दबाने के लिए कठोर दमन नीति अपनाई। अब क्या गया, क्रूरता और हिंसा कहने का मतलब है कि देखिए जो भी विद्रोह करने वाले थे जो कि भारत के लोग थे, उसमें बहुत सारे प्रमुख नेता का नाम भी बताएं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई था, नाना साहब था, तात्या टोपे थे, समझे, ऐसे बहुत ही सारे नेतृत्व करता थे जो कि क्या करने लगे, तो ब्रिटिश के खिलाफ हिंसा करने लगे। और ब्रिटिश भी बहुत सारे ऐसे नीति अपनाने लगे जो कि इन सब के ऊपर समझे कि इस विद्रोह को दबा दिया जाए, समझे। तो दोनों तरफ से समझे कि एक भयानक समझे कि युद्ध की तरीके से भावना यहाँ पे दोनों के समझ में क्रूरता और हिंसा की भावना उत्पन्न हो रही थी, समझे। तो चलिए यहाँ तक हम पॉइंट को देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष में आ जाते हैं, जो कि अगर आप सब्जेक्टिव का अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको निष्कर्ष लिखना कंपलसरी है। अगर आप निष्कर्ष नहीं लिखते हैं तो समझिए कि आपका नंबर कटने की संभावना जो कि बहुत ही ज्यादा बन जाती है। तो आप लोग निष्कर्ष जरूर से जरूर लिखेगा। तो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, तो 1857 का जो विद्रोह था एक व्यापक और जटिल घटना थी जिसमें विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तत्व शामिल थे। यह भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के यह संघर्ष और अभिव्यक्ति थी। हालांकि विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया। अब देखिए निष्कर्ष को अगर हम अच्छे से पूर्वक समझते हैं
तो ये 1857 का विद्रोह था, भले ही ज्यादा व्यापक नहीं हो पाया, मतलब ज्यादा ही, मतलब अगर ये इसको माना जाए तो सफल नहीं माना जा सकता है पूर्ण रूप से, लेकिन ये समझिए कि बहुत ही व्यापक, मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर, और बहुत समझिए कि बहुत ही एक हिम्मत से मतलब कि ये विद्रोह कर रहा था। अपने मतलब नेता थे जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत ही अच्छे, मतलब अच्छे तरीके से विद्रोह कर रहे थे। और इसमें समझिए कि बहुत विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक तत्व शामिल थे, जिसमें से बहुत सारे अनेक अनेक वर्ग, अनेक अनेक जो कि बहुत ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो जिसके एथी में जिसको शोषण किया जाता था, जो उनके सरकार से ये संतोष थे, या संतोष कहने का मतलब है कि जो खुश नहीं थे, उनके दबाव में कोई कार्य करना पड़ता था, तो वो सारे लोग सारे के सारे इसमें शामिल हो गए थे। और यह विद्रोह भले ही सफल नहीं हो पाया, लेकिन समझिए कि जो भारत स्वतंत्र हुआ ना, भारत स्वतंत्र संग्राम कहने का मतलब है कि भारत स्वतंत्र होने का जो एक नींव है, वो समझिए कि इस विद्रोह के द्वारा रखा गया। कैसे समझिए कि अब इसी विद्रोह में मतलब कि देखा गया कि भारत एक स्वतंत्र देश बनाया जाए, तो ये समझिए कि यहाँ से ही नींव आने की बेस रखा गया इस विद्रोह के तहत ही, समझे। तो आपको यह सेशन कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इस सेशन को आप लोग लाइक करें, समझे, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, समझे ना। सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस सीरीज के माध्यम से करवाया जा रहा है। जितना भी क्वेश्चन करवाया जाता है, अगर उतना आप लोग करते हुए जाते हैं, तो समझिए कि आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, समझे ना। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को इंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।